रवीश कुमार का वीडियो देखिए। ईरान को लेकर क्या बात है बताइए, इस वीडियो में जानिए आप। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान से आने वाली खबरें केवल ईरान से नहीं आती, होती ईरान की हैं मगर बनती कहीं और भी हैं, शायद अमेरिका और इसराइल की मीडिया फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री से निकलकर ईरान की जो खबरें आप तक पहुंच चुकी हैं, उनमें से कौन प्रोपेगेंडा है, कौन सी खबर सही है, मेरे पास ऐसी कोई छलनी नहीं जिससे ईरान और उसे लेकर प्रोपेगेंडा को अलग अलग कर दूं। लेकिन थोड़े से विवेक और सवालों के साथ देखते रहने पर आप इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों के साथ जो हुआ, उनका जिस तरह से दमन हुआ, उसे आप नज़रों से ओझल भी मत कीजिए। भले वहाँ की सरकार कहे कि इसराइल और अमेरिका का हाथ है और अमेरिका इसके बहाने ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, लेकिन अमेरिका के सत्ता परिवर्तन के इरादे की निंदा करना, उसे समझना बहुत मुश्किल भी नहीं है। इसकी आड़ में ईरान की जनता के साथ जो हो रहा है, उसे भी इग्नोर मत कीजिए। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, वेनेजुएला में मादुरो की तानाशाही से वहां के विपक्षी दल लड़ रहे थे। अमेरिका ने भी मादुरो को कम्युनिस्ट सरकार कहा, लेकिन वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए कुछ भी नहीं किया, सीधे हमला किया और वहां के तेल खदानों को लेकर व्हाइट हाउस में बैठकें करने लगा। इसी तरह से ईरान के तेल खदानों पर भी अमेरिका की बहुत दिनों से नजर है। तो वेनेजुएला की तरह ईरान में उसका इरादा लोकतंत्र लाना नहीं है, बल्कि इसराइल के मंसूबों को पूरा करना है और तेल के कुओं को कब्जाना है। तो ईरान में जो हुआ, उसे लेकर हमारे सामने एक दर्शक के रूप में चुनौती यह है कि उन प्रदर्शनों को लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की नजर से भी देखें और उसके पीछे घात लगाए इसराइल और अमेरिका के इरादे को भी पहचानें। खामेनेई की आलोचना करने का मतलब नहीं कि आप अमेरिका के इरादे को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन तब जरूर कर रहे हैं जब आप लोकतंत्र की बहाली के लिए अमेरिका के हमले वाले बयानों पर ताली बजाने लग जाते हैं। ईरान को समझने के लिए अमेरिका, इसराइल और चीन के एंगल को भी देखते चलना होगा। हमारा और आपका काम जो हो रहा है, उसे देखना और ठीक तरीके से समझना है। इसलिए कहता हूं, आप रील की 2 लाइनों में इन घटनाओं को नहीं समझ सकते। लंबे वीडियो और कई सारे आर्टिकल से गुजरने के अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। यह जो वीडियो है आपके स्क्रीन पर उन रैलियों के हैं जो ईरान के कई शहरों में खामेनेई के समर्थन में निकली है। इन्हें प्रो रिजीम कहा जाता है। आप बेशक सवाल कर सकते हैं कि ये प्रदर्शन सरकार द्वारा प्रायोजित हो सकते हैं, क्योंकि सरकार के मंत्री भी इनमें शामिल हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियां तेहरान की सड़कों पर देखे गए। विदेश मंत्री दंगाइयों, आतंकवादियों और विदेशी एजेंटों को चेतावनी देने लगे। उन पर प्रदर्शन करवाने का आरोप लगा रहे हैं। विदेश मंत्री आगेया अरागिची का कहना है कि ट्रंप की चेतावनी के बाद भीड़ के असामाजिक तत्वों ने हिंसा बढ़ाई। प्रदर्शनों को हिंसक बनाने के लिए ईरान में अवैध रूप से हथियारों की सप्लाई की गई। तो यह मौका अमेरिका और इसराइल ने ईरान को भी दिया है, जब दोनों देश ईरान के शासन को गिराने की बात करते हैं। जब प्रदर्शन बढ़ने लगे, तब मोसाद ने फारसी में ट्वीट कर दिया कि आइए सड़कों पर एक साथ बाहर निकलें, समय आ गया है, हम आपके साथ हैं। यह भी कहा कि शब्दों में ही नहीं, जमीन पर भी हम आपके साथ हैं। इसराइल के कई नेता फारसी में ट्वीट करने लगे, बयान जारी करने लगे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में CIA के निदेशक और एक समय पर उनके विदेश सचिव माइक पॉम्पियो ने लिखा है, सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले हर ईरानी को नया साल मुबारक। उनके साथ घूमने वाले मोसाद के हर एजेंट को भी नए साल की बधाई। इसे लेकर इसराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट ने भी खबर छाप दी। इसके बाद ईरान में इसराइल की भूमिका को लेकर कोई संदेह नहीं बचा। जैसे ही गुरुवार की रात 25 मस्जिदें जलाई गईं, 7वें इमाम के बेटे के इमाम बारगाह को जलाया गया, किसी को यकीन नहीं हुआ कि इसके पीछे प्रदर्शनकारी हो सकते हैं। ईरान की सरकार को भी मौका मिला हिंसा की इन खबरों को लेकर दावे करने का कि इसके पीछे इसराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का हाथ है। धीरे धीरे इन प्रदर्शनों से लोग पीछे हटने लगे और अब ये प्रदर्शन कमजोर पड़ चुके हैं। सरकार समर्थक प्रदर्शनों की ही अब सूचना आ रही है। इसराइल को यह बात खटकती होगी
कि उसके पड़ोस में ईरान ही अकेला साबुत देश बचा है और मुकाबला कर रहा है। ईरान की जमीनी और समुद्री सीमाएं 13 देशों से लगती हैं। इराक के साथ ही ईरान के संबंध अच्छे रह गए हैं और इराक की अपनी ही हालत खराब है। ईरान के नजदीक सीरिया को खत्म किया जा चुका है। जिस अहमद अल शरा पर आतंकवादी होने का फरमान जारी हुआ, उसी से ट्रंप ने हाथ मिलाया और सीरिया की सत्ता उसे सौंप दी गई। यह व्यक्ति लोकतंत्र से नहीं आया। लेबनान का हिजबुल्लाह भी काफी हद तक बिखर गया है। ईरान के भीतर ही हिजबुल्लाह के नेताओं को मार दिया गया। गजा पर धीमी आवाज में बोलने के अलावा खाड़ी के अमीर देश कुछ नहीं कर पाए। सऊदी अरब ने ईरान का साथ छोड़ परमाणु सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान से हाथ मिला लिया ताकि ईरान में दखल देना अमेरिका के लिए आसान होता जाए। ईरान अकेले कब तक लड़ेगा, मगर अब तक तो लड़ रहा है और लड़ने की बात भी कर रहा है। यही एक देश है जो इसराइल और अमेरिका के आगे झुका नहीं। इसके भीतर की विविधताओं से भारत के लोग इन दिनों अनजान हैं। इसका कुछ हिस्सा कुर्द है, कुछ अरब है, कुछ तुर्की, कुछ आजरबाईजानी, कुछ बलोच, जहां उर्दू भी बोली जाती है। इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ईरान की जनता को अधिकार है कि वह अपनी सरकार की नीतियों का विरोध करे, लेकिन किसी और देश को यह अधिकार नहीं कि उन प्रदर्शनों के आधार पर उसकी सरकार पलट दे, कब्जा कर ले। ईरान की सरकार के पास भी चुनौती है कि इन प्रदर्शनों को ऐसे संभाले कि अमेरिका को फिर से हमला करने का मौका ना मिले। वैसे ट्रंप के अमेरिका को हमला करने के लिए प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं। वेनेजुएला की जनता सड़कों पर नहीं उतरी थी। ईरान में पिछले हफ्ते जो प्रदर्शन हुए, उसे लेकर इतने वीडियो वायरल हो गए हैं कि तय करना मुश्किल है कि कौन सा वीडियो कब का है, किस देश का है और इसराइल की एजेंसियों ने किसे बनाया है या ईरान की जनता ने स्वाभाविक रूप से वायरल किया है। कुछ वीडियो बहुत पुराने हैं और फेक भी। बहुत तेजी से ईरान के भीतर क्या हो रहा है, इसे लेकर अलग अलग तरह की थ्योरी और जानकारी फैलने लगी है। मरने वालों की संख्या कहीं 500 बताई जा रही है, कहीं 1000। बीबीसी 650 लोगों की मौत की बात करता है। टाइम पत्रिका का अनुमान है 6000 लोगों की मौत हो सकती है। इनकी पुष्टि करना मुश्किल है और इन पत्रिकाओं का जो इतिहास रहा है खाड़ी के देशों को लेकर, इनकी खबरों को इनके देश की योजनाओं से अलग करना असंभव है। लेकिन अगर कहीं भी हिंसा होती है, लोगों का दमन होता है, तो उसकी निंदा आप अपने देश में जरूर कीजिए और दूसरे देश के लिए भी कीजिए। इसमें कोई समस्या नहीं। भले ही आप इन संख्याओं को फेस वैल्यू पर ना लें, तब भी यह चिंता की बात है कि ईरान की जनता जब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, तो क्या उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। Just hope the protesters in Iran are going to be safe because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. ट्रंप के बयान और नेतन्याहू के प्लान इतने हावी होते जा रहे हैं कि आप ईरान को ईरान की नजर से नहीं देख सकते। पिछले साल जून में जब परमाणु हमले की बात आई, तो सबने देखा ईरान की तरफ से जो वैज्ञानिक शांति वार्ता में शामिल थे, उन्हें भी मार दिया गया। ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म कर दी गई। खामेनेई को मारने की कोशिश की गई। इसके बाद भी खामेनेई सार्वजनिक रूप से बाहर आए और ईरान की जनता का नेतृत्व किया। क्या उस वक्त ईरान में लोकतंत्र बहाल किया जा रहा था? ये तरीका है। ईरान अनेक परिस्थितियों से घिरा हुआ देश है। उसके अस्तित्व को मिटा देने की लगातार कोशिशें की जाती रही हैं। ईरान की मुद्रा की हालत खराब तो है। क्यों है? इसका बड़ा कारण आर्थिक प्रतिबंध है। इसराइल ईरान पर आरोप लगाता है उसने परमाणु बम बनाने की क्षमता विकसित कर ली है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को आने भी दिया। जांच हुई। आईएईए ने कहा भी कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। इसके बाद भी उस पर प्रतिबंध लगाया गया। क्या कभी इसराइल के परमाणु कार्यक्रमों की जांच हो सकती है? उस पर भी परमाणु हथियार रखने के आरोप लगते हैं। ऐसा नहीं कि ईरान ने सहयोग नहीं किया था, तब भी उस पर प्रतिबंधों की तलवार आज तक लटकी हुई है। इसी बीच 29 दिसंबर को ट्रंप के निजी ठिकाने मारा-लागो में नेतन्याहू की उनसे मुलाकात होती है और डॉलर के मुकाबले ईरान की मुद्रा रियाल तेजी से गिरने लग जाती है। $1 करीब
10.5 लाख रियाल के बराबर हो जाता है। वहां के लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे, मुद्रा की वैल्यू खत्म हो गई। तो इसके जरिए ईरान की जनता को मजबूर किया गया कि वह भूख से छटपटा जाए और अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही सरकार का विरोध करे। ईरान की जनता की इतनी चिंता अगर है तो पश्चिमी देशों को ईरान से प्रतिबंध हटा लेने चाहिए। उन्हें सांस लेने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या वे ईरान की जनता के साथ इस तरह से हिंसा नहीं कर रहे? ईरान की जनता को यह देश सजा दे रहे हैं। उसकी मुद्रा को जानबूझकर इस हाल में पहुंचा दिया गया है। नतीजा वही हुआ जो पश्चिमी देश चाहते थे। दुकानदारों के लिए कारोबार करना मुश्किल हुआ तो प्रदर्शन करने निकल गए। तेहरान में जो प्रदर्शन हुआ वो फैलते हुए माशद, शिराज, कौम, इस्फहान, करज जैसे शहरों में चला गया। ये अपने आप हुए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे साफ हो गया कि इस जेन्युइन प्रोटेस्ट का लाभ इसराइल उठाने लगा है। अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहता है। 10 जनवरी को देश के कई इलाकों में इंटरनेट और फोन सर्विस बंद कर दिए गए। करोड़ों लोग पूरी तरह से ब्लैकआउट में डाल दिए गए। इसका असर प्रदर्शन पर भी पड़ा और ईरान से बाहर आने वाली खबरें भी प्रभावित हुईं। उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। इस बीच यह भी खबर आई कि मुद्रा के तेजी से गिरने के बाद प्रदर्शनों के दौरान ईरान ने भी अपने रिजर्व बैंक के प्रमुख को हटाया। फिर भी हालात नहीं संभले। ईरान की सरकार ने यह भी कहा प्रदर्शनकारियों से बात की जाएगी। इन बातों को पश्चिम के नैरेटिव से गायब कर दिया जाता है। ईरान की आर्थिक हालत खराब तो होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जिसके कारोबार पर इतनी पाबंदियां हैं वहां मुश्किलें आएंगी। क्या यह हालात जानबूझकर पैदा नहीं किए गए ताकि ईरान की जनता का दम घुट जाए? आज ही ट्रंप ने ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अमेरिका में ही लोकतंत्र के खात्मे को लेकर रोज बहस हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। आईसीई के दमन को लेकर मिनियापोलिस में रोज ही प्रदर्शन होते हैं। वहां के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वह ट्रंप की आईस के खिलाफ मुकदमा करेंगे। उनकी पुलिस से भी ज्यादा ट्रंप उनके राज्य में आईस की तैनाती कर चुके हैं, करने वाले हैं। जिस वक्त अमेरिका में फांसीवाद का संकट गहरा रहा है, फांसीवाद के लक्षणों का अध्ययन करने वाले येल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जेसन स्टेनली ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और कनाडा चले गए। उन्होंने मदर जोन्स की वेबसाइट पर लिखा है, अमेरिका में फांसीवाद आने वाला नहीं, आ चुका है। ईरान में होने वाले प्रदर्शनों के जरिए जिस तेजी से दुनिया भर में जनमत बनाया जाने लगा कि वहां की जनता को बचाने के लिए, लोकतंत्र लाने के लिए अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए, उसे लेकर किसी को भी सहम जाना चाहिए। इस रफ्तार से माहौल बनाकर कभी कहीं भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती। ऐसा इतिहास तो तख्ता पलट और सैनिक शासन को कायम करने का ही रहा है। अमेरिका ने किस देश में हमला कर वहां लोकतंत्र की स्थापना की है, जरा इसकी भी जानकारी मालूम कर लीजिए। किसी भी देश में नहीं। ईरान की समस्या का समाधान अमेरिका के पास नहीं है, बल्कि अमेरिका ही ईरान की समस्या का सबसे बड़ा कारण है और वही अमेरिका इसका लाभ उठाकर ईरान को तबाह करना चाहता है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, इनके पास कोई नैतिक आधार नहीं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इजिप्ट में पत्रकारों के साथ क्या होता है, महिलाओं को कितनी आजादी मिली है, वहां लोकतंत्र की क्या हालत है। अमेरिका और पश्चिम के मीडिया को इसकी चिंता नहीं। यह तो वही बात हो गई जब अंग्रेज कहा करते थे भारत खुद शासन नहीं कर सकता, तो इसलिए वो शासन करने आ गए। अगर इन देशों को ईरान की इतनी चिंता है तो उन्हें ईरान पर लगे प्रतिबंधों का विरोध करना चाहिए। क्या ईरान में लोकतंत्र का सवाल उसकी संप्रभुता से अलग हो सकता है? आप किसी देश को गुलाम बना लेना लोकतंत्र की स्थापना कहेंगे, तब तो ब्रिटेन भी कहेगा भारत हमेशा से आजाद रहा। क्या भारत या भारतीय यह बात मान लेंगे? ईरान का इतिहास हमें समझने में कुछ मदद कर सकता है। ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। 1951 में जब ईरान की जनता ने मोहम्मद मोसादक को प्रधानमंत्री चुना और वहां की तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया, तो ब्रिटेन और अमेरिका ने ऑपरेशन एजैक्स में उनकी सरकार गिरा दी। सहयोगियों की हत्याएं कर दी गईं। उसके बाद शाह को बिठाया गया, जिसके अत्याचार से जनता इतनी तंग आ गई कि उन्हीं के खिलाफ 1989 में क्रांति हो गई। उसके बाद का इतिहास लंबा है, एक वीडियो में बताना संभव नहीं।
वेनेजुएला में भी सारा खेल तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद ही शुरू हुआ। तब से ही सरकार पलटने का वहां खेल चलता रहा, जो इस बार सफल हो गया। तेल के खेल की राजनीति को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ईरान, इराक, वेनेजुएला, लीबिया, कितने ही देश तेल की लालच में बर्बाद कर दिए गए। जाहिर है ऐसे हालात में किसी भी देश में स्वाभाविक विकास तो होगा नहीं। वहां की सरकार को भी सुरक्षा की आड़ में नियंत्रण और दमन करने का अवसर मिलेगा। इसलिए ईरान में जो असंतोष उभरा है उसे व्यापक संदर्भ में देखने और समझने की जरूरत है। तो यह हालात कौन पैदा कर रहा है? वही लोग जो ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा करना चाहते हैं। यही कारण है कि ईरान में खामेनेई के पक्ष में समर्थन भी कम नहीं, क्योंकि ईरान के लोगों को ईरान का इतिहास मालूम है। आप रातों रात इसराइल और अमेरिका पर यकीन नहीं कर सकते कि आइए हमारे यहां लोकतंत्र लाइए। अगर अमेरिका की हमदर्दी ईरान की जनता से है तो वह नया प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि जो लगा है हटा देता। अमेरिका ही ईरान को मजबूर कर रहा है वे इमाम की शरण में जाएं, और वही अमेरिका इमाम के विरोध और उनकी नीतियों के नाम पर ईरान पर हमला कर दे। यह कैसे चलेगा? प्रतिबंधों के कारण ईरान के पास रास्ता क्या बचा था? उसे रूस और चीन की शरण में जाना ही था। अमेरिका को ईरान में दखल देना चाहिए, ऐसा कहने वाले वही हैं जो अपने देशों में होने वाले प्रदर्शनों को दूसरे देशों से जोड़कर देश विरोधी बताने लग जाते हैं और चाहते हैं कि ईरान पर अमेरिका हमला कर दे। क्या जहां प्रदर्शन होंगे वहां वहां अमेरिका हमला करेगा? इसे समझना इतना भी मुश्किल नहीं। 1 साल पहले तक यही ईरान अमेरिका के साथ टेबल पर बात कर रहा था जब इसराइल ने उसके नेताओं पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया। ईरान और अमेरिका की बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जाहिर सी बात है जब बातचीत करने वाली टीम पर ही हमला हो जाए तो बातचीत खत्म होनी थी। उस समय यह भी कहा गया इन हत्याओं के पीछे इसराइल का हाथ हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।